स्वागत है आप सबको पीजी स्पेशल्स में। तो आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि जीपैट 2022 का प्रिपरेशन कैसे करें। तो आज उसी की वजह से हमारे चैनल में एक मेहमान है। आज हमारे साथ है शायद परवेज, जिन्होंने जीपैट 2021 में अपीयर किए थे एंड ही सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 33। ही स्कोर्ड अ ममोथ 295 आउट ऑफ 500। तो आप समझ ही सकते हो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आज उनके ही मुंह से जानेंगे उनका सक्सेस स्टोरी, उनका जीपैट का एक्सपीरियंस और कैसे उन्होंने अपने जीपैट के लिए प्रिपरेशन लिया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। So friends, myself Syed Parvez. So in this GPAT 2021, I have got over 295 marks and I have secured all India rank 33. So friends, in this video, I will guide you about GPAT. I will tell you all the information related to GPAT, how you should prepare for it, which subject you have to study for GPAT, and what are the other things related to GPAT. So friends, इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको मेरे बारे में बैकग्राउंड बताऊंगा। मैं अहमदनगर से बिलोंग करता हूँ, जो कि महाराष्ट्र में आता है। सो फ्रेंड्स, मैंने जीपैट की प्रिपरेशन वैसे तो थर्ड ईयर में ही स्टार्ट कर दी थी, पर थर्ड ईयर में मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था जीपैट के बारे में। मतलब कैसे स्टडी करना होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस वक्त। बट मैंने धीरे धीरे अपना स्टडी कंटिन्यू रखा और हर एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते गया। तो फ्रेंड, बाद में आप अच्छे से जानते हैं कि पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आ गई, गवर्नमेंट ने पूरे कंट्री में लॉकडाउन कर दिया। सो उसके वजह से एक फ़ायदा ऐसा हुआ कि मतलब एक डेडिकेशन से स्टडी अच्छे से हुआ। मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम मिला हर एक चीज़ को अच्छे से समझने में, मतलब हर एक चीज़ पर अच्छे से फोकस करने में। जो थर्ड ईयर में बच्चे हैं, तो मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि अभी एक साल बचा है पूरा, आप अच्छे से जीपैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छा स्कोर ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको अब थोड़े सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। सो जीपैट में मेनली हम सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मेजर सब्जेक्ट्स आर देयर विच इंक्लूड्स फार्मास्यूटिक्स, योर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोग्नोसी, organic chemistry, medicinal chemistry, and some other subjects. And in minor subjects comes like microbiology, biochemistry, then pharmaceutical jurisprudence, then biopharmaceutics, and etc etc. जैसे कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर सब्जेक्ट्स मेजर सब्जेक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन मेजर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, वैसे एनटीए ने इस साल एक चीज़ अच्छी की कि उन्होंने पैटर्न अच्छे से ही बता दिया था पहले से। जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 38 क्वेश्चन आने वाले थे, फार्मास्यूटिक्स से 38 क्वेश्चन आने वाले थे, फार्माकोलॉजी से 28 क्वेश्चन आने वाले थे, फार्माकोग्नोसी से आई थिंक 10 या 11 क्वेश्चन आने वाले थे, और अदर सेक्शन में से भी 11 क्वेश्चन आने वाले थे। सो ऐसे एनटीए ने अच्छे से पैटर्न बता दिया था। तो मतलब एक आइडिया थी कि मतलब किस सब्जेक्ट्स को अच्छे से किया जाए, मतलब कैसे क्वेश्चन आ सकती है। प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखा था। सो फ्रेंड्स, एक कॉन्फिडेंस था मेरे पास कि मैं इस साल में अच्छे से कर सकता हूँ। और हाँ, एक बात मैं आपको बता देना चाहूँ कि मैंने इस एग्ज़ाम को थर्ड ईयर में भी क्लियर किया था। हालांकि मेरा उस वक्त रैंक अच्छा नहीं आया था, आई थिंक 1200 के आसपास था शायद। और एक बात अच्छी हुई कि मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं इस साल अच्छे से कर सकता हूँ, मतलब रैंक में 100 में भी ला सकता हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस था मेरे पास। सो फ्रेंड्स, मैं आपको मतलब स्टडी कैसे किया जाए, मतलब किन चीज़ों पर फोकस किया जाए, मतलब किन चीज़ों को अच्छे से करना चाहिए, ये भी बता दूँ कि शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी से। सो जैसे कि आप जानते हैं फार्माकोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड इट्स सिलेबस इज़ लाइक मैमोथ। So you have to study, you have to focus, you have to give much longer time as compared to other subjects. So जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें अराउंड 60 या 70 चैप्टर्स आते हैं, और चैप्टर्स को मतलब एक सिस्टम में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएसी, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएसी, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीवीएससी, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, मतलब ऐसे सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है।
तो आपको बस हर एक सिस्टम अच्छे से करनी है। जैसे कि एनएस में 4 चैप्टर आते हैं, सीवीएस में आई थिंक 7 से 8 चैप्टर आते हैं। आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझनी है, हर एक कंसेप्ट पर फोकस करना है, तभी जाकर आप अच्छा रैंक ला सकते हैं, अच्छा स्कोर ला सकते हैं जीपैट में। उसके बाद में हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करेंगे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में मेनली स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मेनली यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। उसके बाद में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है। उसके बाद में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है। उसमें क्रोमेटोग्राफी सेक्शन भी है। आपको इन सब चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको आपके कंसेप्ट क्लियर रखनी है। उसके बाद में हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग्स जो होते हैं उनको मतलब ऐसे क्लास अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, टैनिन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। आपको हर एक क्रूड ड्रग्स को मतलब एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना है। जैसे कि सिनोनिम है, उसका बीएस है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, मतलब केमिकल कंस्टिट्यूएंट में उसका मतलब बेसिक पेरेंट रिंग कौन सी होती है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। जैसे कि बहुत सारे इस साल कोग्नोसिस से 2 क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक पूछे गए थे। जैसे कि विच इज़ द बेसिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन स्ट्रेचिनिन अल्कलॉइड। सो जैसे कि आप जानते हैं कि इट कंटेन्स इंडोल रिंग। और सिमिलर वे में दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पापावेरिन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, उसमें आइसोक्विनोलिन रिंग प्रेजेंट होती है। बट बहुत सारे बच्चे क्विनोलिन में और आइसोक्विनोलिन में कंफ्यूज हो गए। तो मतलब बस फ्रेंड्स आपको मतलब ऐसा एक डिटेल में स्टडी करना है, मतलब क्या फ़र्क है क्विनोलिन में, आइसोक्विनोलिन में, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बस अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे तो मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, पर जैसे कि जीपैट में आपको रैंक लाने के लिए एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। तो आपको मेन चैप्टर आप स्टडी कर सकते हैं अगर आपको भी बहुत ज़्यादा मतलब टफ लगता है या आपको समझने में दिक्कत आती है। जैसे कि आप स्टीरियोकेमिस्ट्री का सेक्शन अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री का सेक्शन में आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना है। उसके बाद में आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री होती है, मतलब स्ट्रक्चर पढ़ने, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एनोमर, इपीमर, डायस्टेरियोमर, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपको नेम रिएक्शन पढ़ना है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ना है। मतलब नेम रिएक्शन में भी अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो फिर भी चलेगा। जैसे कि आपको स्टार्टिंग मटेरियल अच्छे से करना है। उसके बाद में इंटरमीडिएट मतलब कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, उसका प्रोडक्ट कैसा क्या बनता है, तो मतलब आपको हर एक चीज़ अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद में मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करते हैं। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी में आपको एक सिंक रखना है, मतलब अच्छा कनेक्शन रखना है। आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री का एडिशनल थ्योरी की एक भी लाइन पढ़ना मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप कोलॉजी में वो अच्छे से पढ़ चुके होते हो ऑलरेडी। बस आपको कहाँ फोकस करना है कि आपको हर एक ड्रग है, सपोज पैरासीटामोल है तो मतलब उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अच्छे से एक एक ड्रग का स्ट्रक्चर पढ़ना है। रेयरली कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है सिंथेसिस पर, प्रिकर्सर पर, उसके बाद में स्ट्रक्चरल एक्टिविटी, रिलेशनशिप, एसीआर पर। बस आप उस पर अगर ज़्यादा फोकस भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो फ्रेंड्स आते हैं माइनर सब्जेक्ट्स की तरफ। माइनर सब्जेक्ट्स में जैसे कि सब्जेक्ट्स आते हैं, आपका बायोकेमिस्ट्री आता है। बायोकेमिस्ट्री में मेनली थ्योरी चैप्टर आई थिंक 6 से 7 है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, उसके बाद में लिपिड है, उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड है, एंजाइम्स है। बस आपको अच्छे से एक एक चैप्टर पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट की अच्छे से केमिस्ट्री करनी है। हर एक कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का मतलब डिफरेंस क्या, स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद में ईपीमर क्या होता है, एनोमर क्या होता है, आपको अच्छे से कंसेप्ट समझना है। अमीनो एसिड के हर एक स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। ग्लाइसिन में कायरल सेंटर नहीं होता है, ग्लाइसिन, सो दैट ग्लाइसिन डजंट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता आपसे। उनके भी आप लिमिटेशन को समझो, इतना वैस्ट सिलेबस है, उनको भी सिर्फ एक 125 क्वेश्चन पूछने, सो तो फिर वो भी कुछ भी नहीं पूछ सकते। वो भी मतलब जो बेसिक कंसेप्ट होगा उस पर ही फोकस करेंगे। तो बस आप अच्छे से पढ़ो, कोई भी बात का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा रैंक आ जाएगा आपका, बहुत टाइम है आपके पास अब तक। तो उसके बाद में हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी जैसे कि आप जानते हो उसमें डिफरेंट चैप्टर्स आते हैं। जैसे कि स्टरलाइजेशन है, स्टरलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कौन सी मेथड है, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट,
उसके इंडिकेटर्स क्या है, मतलब टेम्परेचर कंडीशन, उसकी होल्डिंग कंडीशन, आपको बस ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है। उसके उसके बाद में सब्जेक्ट्स आता है बायो फार्मास्यूटिक्स। सो बायो फार्म के लिए मैंने सुब्रमण्यम बुक्स पढ़ी थी। सुब्रमण्यम बुक बहुत ही अच्छी बुक है, आप अच्छे से पढ़ लो, बहुत ही हेल्प होगी आपको। लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत ही हेल्प होगी आपको, बस अच्छे से पढ़ो बायो फार्म की बुक सुब्रमण्यम। उसके बाद तो फ्रेंड्स, इसके बाद में जो मेन जो थिंग है वो बताना चाहूँगा कि रेफरेंस बुक के बारे में। सो फार्माकोलॉजी के लिए आप अच्छी रेफरेंस बुक के.डी. त्रिपाठी से बेस्ट हो आई थिंक कोई नहीं है, पर मेनी स्टूडेंट्स मतलब वो स्टडी करते हैं ना क्या, गर्ग एंड गुप्ता बुक है, उसके बाद में रिमिंगटन है, सॉरी रंग एंड डेल है। तो मतलब ऐसे ये स्टैंडर्ड बुक है। मेनली पर मैं आपको कहूँगा कि आप के.डी. त्रिपाठी यूज़ करें, क्योंकि मतलब मुझे एक्सपीरियंस आया कि इस साल बहुत ही क्वेश्चन, मतलब बहुत से क्वेश्चन लाइन टू लाइन आए थे के.डी.टी. से, तो आप अच्छे से इस बुक को पढ़ें। उसके बाद में फार्मास्यूटिक्स की जो रेफरेंस बुक है उसमें लैचमन इज़ द बेस्ट बुक। अदर देन लैचमन यू कैन रेफर रिमिंगटन इज ऑल्सो गुड बुक, एंड नथानी बुक इज देयर ऑल्सो विच इज़ ऑल्सो गुड बुक। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। मैंने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए मतलब कोई ऐसी बुक रेफर नहीं की, कोई रेफरेंस बुक। मैंने मेनली मतलब क्लासेस से, कोचिंग क्लासेस से पढ़ा। तो आप उसके लिए फिर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वाई.आर. शर्मा बुक होता है, वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में फार्माकोग्नोसी के लिए कोकाटी बुक अच्छा है, आप अच्छे से पढ़ो उस बुक को। अल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड मतलब इस पॉइंट को अच्छे से करो। उसके बाद में सब्जेक्ट्स आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए आप नजमाइन अंदर की बुक रेफर कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत हेल्प होगी आपको। सो माइनर सब्जेक्ट्स के लिए भी आप जैसे कि बायोकेम के लिए आप सत्यनारायण बुक यूज़ कर सकते हो। सत्यनारायण बुक बहुत ही अच्छी है, आप लाइन टू लाइन पढ़े, मतलब आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप टोराटोरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अपनी कोकरे बोल के एक ऑथर है, मतलब वो भी अच्छा ऑथर है, वो भी बुक पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद में बायोफार्मास्यूटिक्स के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायोफार्म के लिए मैंने आपको ऑथर बताया कि मतलब बेस्ट बुक है। उसके बाद में जूरिस्प्रूडेंस है, B.S. कुचेकर इज़ द बेस्ट बुक। बस आप ये रेफरेंस बुक से पढ़ें, और मतलब कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से डेडिकेशन से स्टडी करें, आपका अच्छा रैंक आ जाएगा। बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, और आने वाले GPAT 2022 के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट देता हूँ। तो यही तक था आज का हमारा वीडियो। वी कॉन्ग्रेचुलेट परवेज एंड एवरी अदर जीपैट टॉपर्स फॉर देयर एक्सीलेंट रिजल्ट्स। और अगर आपको ऐसे ही पीजी स्पेशल्स के वीडियोस देखने हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और फार्मा गिग चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।